नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली ख़बरों को आपके सामने पेश करते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी ख़बरों को जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। जहाँ तक मुकामी खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR कर रहा है, उससे कई शुक्क शुबात भी लोगों के जहनों में पैदा हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर मुसलमानों को, दलितों को और कबाइलियों को हक़ के रायदही से महरूम करने का एक हरबा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR कोई नई बात नहीं है। मुल्क में आज़ादी के बाद से अब तक 13 मरतबा SIR किया गया है, लेकिन कभी भी इस कदर ज़्यादा बेचैनी लोगों में नहीं पाई गई, खौफ नहीं पाया गया, दहशत नहीं पाई गई। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मरतबा जो मोदी हुकूमत जिस अंदाज में कार्रवाई कर रही है, इलेक्शन कमीशन के जो इक़दाम है, उसकी जो कारस्तानियाँ हैं, उसे देखकर अंदाज़ा होता है कि आखिर ये क्या चाहते हैं। क्या मोदी हुकूमत अक़लियतों को और दलितों को, कबाइलियों को उनके बुनियादी हुकूक़ से महरूम करना चाहती है? ख़ास तौर पर बुनियादी हक़ जो है रायदही का, हक़ रायदही है, उससे महरूम करना चाहती है, उन्हें दबाना चाहती है और एक साजिश के तहत SIR किया जा रहा है। ये सवालात पैदा हो रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक SIR का सवाल है, अब तक 13 रियासतों और 3 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जो SIR किया गया, 6.5 करोड़ लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को भी जो ज़िंदा हैं, बाकायदे हयात हैं, इलेक्शन कमीशन के जो तकर्रुर करदा या मुकर्ररा जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो मुर्दा करार दे रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, यानी मगरबी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और उन्हें बंगाल की शेरनी कहा जाता है और वो सियासी चूहों का शिकार करने में माहिर है। तो बहरहाल उनके सामने जो भी आता है परेशानी का शिकार हो जाता है। तो बहरहाल ममता बनर्जी तो कम से कम 50 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी की और बताया कि किस तरह इन लोगों को मुर्दा करार दिया गया है, जबकि वो बाकायदे हयात है, जबकि वो जिंदा है। आपने ये भी देखा हो कि राहुल गांधी ने भी बिहार में इसी तरह के लोगों के साथ चाय नोशी की थी, चाय पर चर्चा की थी और कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने SIR में इन लोगों को मुर्दा करार दिया था। तो अब कितने लोगों को इलेक्शन कमीशन मारेगा या मुर्दा करार देगा, ये सोचने वाली बात है। और ये इलेक्शन कमीशन किसके इशारों पर काम कर रहा है, ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कांग्रेस के जो लीडर हैं और कायदे अपोजिशन है राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी कोई मामूली आदमी नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, SIR की हम जब बात करते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी ने किस तरह खुद सियासत टीवी के लिए, सियासत अखबार के लिए, मुझे जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था उस वक्त उन्होंने एक कहा था एक सवाल पर कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई शख्स है तो वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है। तो बहरहाल वो तो चीफ मिनिस्टर के ख्यालात हैं, हमारे तो ख्यालात नहीं हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब SIR के बारे में भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की और कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसके तहत काम करने वाला जो इलेक्शन कमीशन है वो SIR के तहत गरीबों से दस्तावेज़ात तलब कर रहा है, दस्तावेज़ात मांग रहा है और इनके पास दस्तावेज़ात कहाँ से आएंगे, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास खुद तालीमी दस्तावेज़ात नहीं है। क्योंकि उन्होंने इस सिलसिले में एक मिसाल पेश की और कहा कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दस्तावेज़ात तलब किए गए, यानी तालीमी दस्तावेज़ात, और ख़ास तौर पर राहुल गांधी ने RTI के तहत ये दस्तावेज़ात तलब किए थे, तब ये जवाब दिया गया कि RTI के दायरे इख्तियार में वज़ीर आज़म के तालीमी सदाकतनामे या दस्तावेज़ात नहीं आते। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास तो तालीमी दस्तावेज़ात नहीं है, तालीमी दस्तावेज़ात तलब किए जाते हैं तो वो पेश नहीं करते और फिर वो कैसे उन्हें हक़ पहुँचता है कि वो जो गरीब हैं उनसे दस्तावेज़ात तलब करें, उनके पास दस्तावेज़ात कहाँ से आएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि खुद रियासत तेलंगाना में भी SIR का अमल में शुरू होने वाला है और सियासत टीवी और सियासत रोज़नामा सियासत की जानिब से मुसलमानों में शऊर बेदारी के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स और लेक्चर्स का एहतमाम भी किया जाने वाला है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने की का ये है कि वज़ीर यानी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, वो जस्टिस सुदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सुदर्शन को
एक अवार्ड दे रहे थे, और वह अवार्ड आपको बता दूं कि वी नारायण रेड्डी अवार्ड देने के मौके पर उन्होंने ये बात कही है। तो कहने का मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कई शुबह शुबहात ज़ाहिर किए गए थे। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पैदाइश है वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी हयातियाती पैदाइश के तौर पर उनकी पैदाइश नहीं हुई है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हर कोई माँ के पेट से पैदा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बायोलॉजिकल पैदाइश नहीं हुई है। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म तो महान हो गए। वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म अजीब-व-गरीब बातें भी करते हैं, और आपने देखा कि उसके बाद लोगों ने, ख़ास तौर पर बीजेपी के लोगों ने, और ख़ास तौर पर यानी आप देखिए कि जिस अंदाज़ में बीजेपी के खुद नाराज़ कायदीन ने इस पर तनकीद की थी और कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर यानी मदर इंडिया की, यानी भारत माता की, ये भारत की अम्मी की, अम्मी जान की, अम्मा जान की तौहीन की है, बल्कि आप देखेंगे कि उन्होंने ख़ुद अपनी माँ की भी तौहीन की है। वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी नाफिज की थी तो आप देखेंगे कि उनकी माँ, यानी हर किसी की माँ का, अगर कोई अपनी माँ की इज़्ज़त करता है तो वह हर किसी की माँ की इज़्ज़त करता है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी बात है कि अपनी माँ की इज़्ज़त करते थे, लेकिन आपको बता दूं कि क्या कोई बेटा जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है उसे ATM की लाइनों में, कतारों में ठहराएगा? हरगिज़ नहीं ठहराएगा, बल्कि वो खुद जाकर ठहरेगा और अपनी माँ की हिफाजत करेगा, अपनी माँ को इज़्ज़त देगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म बोलते एक हैं, करते एक हैं, और उनके जो नारे होते हैं वो इंतहाई खोखले होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं। तो बहरहाल आप देखेंगे कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दस्तावेज़ात बरसरे-आम नहीं लाए, जबकि आपने देखा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह एक मरतबा उनका BA पॉलिटिकल साइंस का एक डिग्री लेकर आए हैं, और वो भी डिग्री आप देखेंगे कि किस तरह की थी। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर के बारे में हम आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था 2024 के आम इंतखाबात में, उन्होंने ऐलान किया था ख़ास तौर पर शुमाल मशरक़ी रियासतों में, शुमाली रियासतों में, कि मोदी जो है, मोदी हुकूमत जो है वो दलितों और कबाइलियों को जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं वो ख़त्म कर देगी और दस्तूर में तरमीमात करेगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि उसके बाद मोदी हुकूमत का क्या हाल हुआ। दलित भी उनसे दूर हुए, और कांग्रेस जिसकी हालत बुरी हो गई थी, 100 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की, और मोदी हुकूमत जो ये नारा लगा रही थी कि हम अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, वो 240 तक ही महदूद हो गई है, और जो हुकूमत बनाने के लिए जादुई अदद 272 होता है वो भी हासिल नहीं कर सकी। और अब फिल वक्त मोदी हुकूमत अगर किसी के सहारे ठहरी है तो 2 बैसाखियाँ हैं, एक तो तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू, और दूसरे आप देखेंगे कि JDU के नीतीश कुमार। तो बहरहाल इन बैसाखियों पर उनकी हुकूमत ठहरी हुई है, और आपने देखा कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोदी जी के जो नारे होते हैं वो खोखले होते हैं, और अब की बार 400 पार का जो नारा लगाया था वो खोखला साबित हुआ। और आप देखेंगे कि मोदी ने ये नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, वो भी इसी तरह का हाल उसका हो गया है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह मोदी जी ने ये कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो भी उनका नारा नाकाम हो गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी उनका नारा तबाही व बर्बादी से दो चार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी इस तरह के नारे लगाते हैं, लेकिन उसके बरक्स हालात मुल्क में पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो बात रही है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक और एक खबर का सवाल है, उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि ये ताल्लुक़ है अमेरिका और हिंदुस्तान के बाहमी ताल्लुक़ात का, बाहमी तिजारत का। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने तिजारती जो यानी माहदे का से इत्तेफाक कर लिया है, और इस सिलसिले में आपको बता दें कि ये तिजारती माहदा अमेरिका के लिए फ़ायदा बख्श है या हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा बख्श है, ये एक अहम सवाल है। ख़ास तौर पर ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार हिंदुस्तान को धमकी दे रहे थे, बार बार हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जलील कर रहे थे, और बार बार ये कह रहे थे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग के दहाने पर पहुँच गए थे तो उस जंग को उन्होंने रुकवाया था। उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 82 मरतबा ये बात कही थी, और आप देखेंगे कि 82 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खामोशी
اختیار کی اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جو تجارتی معاہدے کی بات ہوئی ہے، اب ہمارا جو گودی میڈیا ہے وہ بغلیں بجا رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کو یہ بتانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ اس سے جو باہمی تجارت کا جو یعنی معاہدہ یا آزادانہ تجارتی معاہدے سے اتفاق ہوا ہے، اس سے ہندوستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ ہندوستان نے اعلان کر دیا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کر دیا ہے اس ملک کو، اس صدر کو جس نے ان کو بار بار ذلیل کیا تھا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ہم امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے اور دوسری مصنوعات ہے 500 ارب ڈالرز کے خریدیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ انہیں ڈرا رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، جس کے نتیجے میں 500 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے یا ان سے مصنوعات خریدنے کا ہندوستان نے اعلان کیا ہے۔ اب ٹرمپ کو چاہیے کیا تھا، یہی ہوا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ کس طرح جیفری ایپسٹین جو ایک بڑا عالمی قسم کا دلال ہے، جو ریپسٹ ہے اور جو کم عمر لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے میں اس نے ایک ساری دنیا میں بدنامی حاصل کی ہے اور اہم شخصیتوں کو مدعو کرتے ہوئے ان کے لیے ایک سپلائر کا کام کیا ہے اس دلال نے، اور اس دلال کی سفارش پر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم کا ایپسٹین فائلز جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جاری کیے ہیں اس میں نام آ گیا ہے، ایک نہیں بلکہ انیل امبانی کا نام آیا ہے اور دیگر 4 ہندوستانیوں کے نام بھی ایپسٹین فائلز میں آئے ہیں۔ تو بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دلال نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اسرائیل کا دورہ کریں اور وہاں ناچیں گائیں، تب کہیں جا کر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے ویڈیوز منظر عام پر آئے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کے کریٹڈ ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم پر بہت زیادہ تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کا نام کی بجائے اگر راہل گاندھی کا نام بھی آتا تو سارا گودی میڈیا چیخنے لگتا، چلانے لگتا، لیکن اب گودی میڈیا کے منہ پر ایسا لگتا ہے کہ مجرمانہ تالا لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ایک تو یہ خبر رہی ہے، دوسری خبر آپ کو بتا دیں کہ کس طرح چھتیس گڑھ کے ایک گاؤں میں مسلمانوں کے مکانات پر حملے کیے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 6 مسلم گھرانوں کے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹ لیا گیا ہے، جلا دیا گیا ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اور اس واقعے میں کم از کم 10 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 10 نہیں بلکہ یہ ابھی بھی اطلاع ہے کہ 7 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، 6 سے زائد گھروں کو جلایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کم از کم 20 خواتین اور بچوں کو، یعنی مسلم خواتین اور بچوں کو بچا لیا ہے ہجومی تشدد میں ہلاک ہونے سے۔ دی وائر میں بھی اس کی سٹوری آئی ہے اور دی ہندو نے بھی اس سلسلے میں واقف کروایا ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک تو خبر رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج معصوم ہندوؤں کے ذہنوں میں یہ زہر بھر دیا گیا ہے، نفرت بھر دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نشانہ بنائیں، عیسائیوں کو نشانہ بنائیں، لیکن ان ملک کے غداروں کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ آخر مسلمان کریں تو کیا کریں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے عالمی سطح پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک کی شبیہ جو ہے ایک سیکولر ہندوستان، ایک جمہوری ہندوستان، ایک عدم تشدد کا پیغام دینے والے ہندوستان کی جو چھبی تھی اسے متاثر کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتا دیں کہ ایک اور خبر آ رہی ہے مغربی بنگال سے، اور آپ کو اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ محمد دیپک نے جس انداز میں اتراکھنڈ میں فرقہ پرستوں کا مقابلہ کیا، اب وہ ہندوستان میں ایک سیکولر ہیرو کی طور پر ابھر رہا ہے۔ صرف محمد دیپک ہی نہیں ہے، ہاں کئی ایسے ہندو نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو یعنی محب وطن کہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ محب وطن ہیں، پیٹریوٹ ہیں، یعنی پیٹریوٹک ایلیمنٹس انہیں کہا جا سکتا ہے، ہندوستان کو چاہنے والے اور وطن کی محبت میں سرشار انہیں کہا جا سکتا ہے، انہیں حقیقی قوم پرست کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے نام سے پہلے محمد لگا لیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ محمد دیپک نے جس انداز میں ایک مسلم تاجر کو بجرنگ دل کے غنڈوں سے بچایا تھا، 72 سالہ اس تاجر کو، اور ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی دکان پر جو وہ 30 سال سے چلا رہے تھے بابا ڈریس نام کا بورڈ لگایا تھا۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح فرقہ پرست درندے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سلام کرتے ہیں محمد دیپک کو جس نے کہہ دیا کہ میرا نام محمد دیپک ہے اور میرا مذہب انسانیت ہے اور ہندوستانیت ہے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ آج ہر طرف محمد دیپک کی تعریف و ستائش کی جا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دیں کہ وہ ہے مغربی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی سے متعلق۔ مسلمانوں کی آبادی 30% سے زائد ہے مغربی بنگال
बंगाल में, और वहाँ के जो अब इंतखाबात होने वाले हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ तैयार का एक नया अंदाज अपनाते हुए वहाँ पर खौफ और दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी है कि शेरनी की तरह धाड़ते हुए चूहों पर, यानी पॉलिटिकल चूहों पर वो हैबत तारी कर रही है। और आप ये देखेंगे कि ममता बनर्जी को मुसलमानों का पूरा एतमाद भी हासिल है। और ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि रियासत असम्बली में, यानी मगरबी बंगाल की असम्बली में जो नशस्तें हैं, जुमला नशस्तें 294 हैं, और उसमें कम अज़ कम 40 से लेकर 50 नशस्तों पर मुसलमानों की अक्सरियत है और मुसलमान कामयाब होते हैं या मुसलमान कामयाब करवा सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी यही चाहेगी कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों ने जिस तरह मुसलमानों के और हिंदुओं के को लड़ाने की कोशिश करते हुए हिंदुस्तानियों के खिलाफ साजिश की थी, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की थी, उसी तरह की साजिश अब बीजेपी भी कर सकती है, ये अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, 294वीं रुकनी जो असम्बली है, 294 असम्बली सीट्स हैं वहाँ पर। और आप देखेंगे कि 2021 में जो असम्बली इंतखाबात हुए थे, ममता बनर्जी को शिकस्त देने की पूरी कोशिशें की गई थी, साजिशें रची गई थी, नापाक वो अज़ाइम के साथ नापाक मंसूबे बनाए गए थे। लेकिन ममता बनर्जी ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की थी और उस कामयाबी में मुस्लिम वोटर्स का अहम किरदार था। तो ऐसे जो फिरका परस्त पार्टीज हैं या कम्युनल फोर्सेज हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मुसलमानों के असर को कम किया जाए, जबकि आसाम, मगरबी बंगाल और यूपी में मुसलमानों की कसीर तादाद है। तो बहरहाल नाज़रीन, 40 से 50 नशस्तें मगरबी बंगाल में ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान फैसला कौन किरदार अदा करते हैं, यानी डिसाइसिव जो है वो रोल अदा करते हैं। इसमें मुर्शिदाबाद है, मालदा है, नॉर्थ दिनाजपुर है, साउथ 24 परगना है और बीरभूम है। तो बहरहाल नाज़रीन, इन अजला में मुसलमान फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 2021 के असेंबली इंतखाब में टीएमसी ने 213 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी को जो कह रही थी कि हम इख्तिदार में आएंगे और पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री वाज़े अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे, उसे सिर्फ और सिर्फ 77 नशस्तों पर इक्तफा करना पड़ा था। तो आप अंदाजा कीजिए, बीजेपी वहाँ पर अब मजहब का कार्ड खेल रही है, बीजेपी वहाँ पर SIR के जरिए अजीब गरीब हरकतें कर रही है और वो चाहती है कि किसी भी हाल में वो इख्तिदार पर फायज हो जाए। वैसे भी नाज़रीन, ISF को भी एक नशस्त पर कामयाबी हासिल हुई थी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक बात रही है, लेकिन आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। हैदराबाद में आप देखेंगे कि जिस तरह बजट पेश किया गया, बजट में जिस तरह अक़लियतों के लिए बजट पेश किया गया, यानी मरकज़ी बजट में, वो इंतहाई मायूस क्यों है। और ख़ुद यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने वाज़े तौर पर कहा कि मरकज़ी बजट तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी करता है और तेलंगाना को नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि हैदराबाद रेलवे हब में तब्दील हो जाएगा, एक रेलवे हब के तौर पर मंजर आम पर आएगा। और आपको ये बता दूं कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने वाज़ेह दावा किया है कि तेलंगाना में 47,000 करोड़ रुपए से यानी रेलवे प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं, रेलवे तरक्याती काम हो रहे हैं। अब देखना ये है कि कहाँ पर काम हो रहे हैं, ये अहम बात है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक 2026 में तेलंगाना के रेलवे स्टेशन का सवाल है, किशन रेड्डी दावा करते हैं कि 2026 में 30 रेलवे स्टेशनों की तज़ीने नौ यानी रिनोवेट किया जा रहा है और ये काम मुकम्मल हो जाएगा 2026 में। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि रियासत में 1242 किलोमीटर तक ये रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें से 627 किलोमीटर कावच जो ऑपरेशन है उसके तहत उसका यानी अहाता किया जाएगा, कवर किया जाएगा। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि बीजेपी पर तनकीदें की जा रही है कि बीजेपी के रियासत में 8 अरकान पार्लियामेंट है, 2 मरकज़ी वज़ीर हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो तेलंगाना को बजट में हिस्सा दिलाने में नाकाम रहे और इन्हें आवाम को चाहिए कि इस तरह के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट, बिलखुसूस जो 2 मरकज़ी वज़रा है, एक तो मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय हैं और आपको बता दूं कि असम्बली इंतखाबात में उन्हें शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और दूसरे हैं किशन रेड्डी। इन पर भी शदीद तनकीद की गई थी और ये दोनों पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इन्होंने रियासत को यानी जो बजट है मरकज़ी बजट में हिस्सा नहीं दिला सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखना ये है कि बीजेपी क्या इक़दाम करती है। लेकिन एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक शब बारात से है। आप जानते हैं कि शब बारात न सिर्फ सारे हिंदुस्तान बल्कि आप देखेंगे ख़ास तौर पर हैदराबाद में बहुत ही खुशू व खुजू के साथ पूरे का एहतमाम किया जाता है शब बारात का। और आपने देखा कि हालिया दिनों में जिस तरह शहर में कब्रस्तानों की सफाई हुई है, लोग कब्रस्तान जाते हैं, अपने वालिदैन हो, अपने अजीज़ क़रीब हो, अपने जो मरहूमीन हैं उनके मज़ारों पर यानी ख़बरों पर हाज़िरी देते हैं और वहाँ फातिहा पढ़ते हैं
ہیں, پھول یعنی گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ شب برات کے موقع پر جسے جاگنے کی رات بھی کہا جاتا ہے, لیکن یقین مانیے کہ اللہ کی عبادت کیجیے اور قرآن خوانی کیجیے, یعنی قرآن پڑھیے اور خاص طور پر جو سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے 3 مرتبہ وہ پڑھیے. اور اکثر ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ گاڑیوں کا پر اسٹنٹ کرتے ہیں, گاڑیوں پر کرتب بازی کرتے ہیں. تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ رات بہت مقدس رات ہے اور نیکسٹ مہینے جو ہے وہ تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک یعنی فروری 19 سے رمضان المبارک کا آغاز بھی ہونے والا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ رحمتوں اور برکتوں کی ہوائیں ابھی سے آنی شروع ہو چکی ہیں. تو ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنا چاہیے اور خاص طور پر دعائیں جو ہیں, یاد رکھیے کہ جو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بدلا نہیں جاتا, لیکن جو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار دیا ہے جو تقدیر بھی بدل سکتا ہے, اور وہ ہتھیار ہے دعا. اگر آپ دعا کرتے ہیں تو تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی بدل دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ بہت قبول ہوتی ہے. اور جیسا کہ ہمارے دین اسلام میں ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ باپ کی دعا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باپ کی دعا پیغمبر کے دعا کی مانند ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اپنے بچوں کو فضول یعنی وقت فضول سرگرمیوں میں گزارنے سے روکیں, بلکہ مساجد میں بٹھائیں, اپنے گھروں میں بٹھائیں, گھروں میں عبادت کریں. تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا, اور ہمارے تقدیر میں اگر برا بھی لکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اچھے میں تبدیل کر دے گے. تو بہت اہم رات ہے یہ. آپ اپنے بچوں کو یہ گاڑیوں وغیرہ سے دور رکھیے, مساجد ان پر نگرانی رکھیے, ان کو پابند کیجئے کہ وہ مساجد میں بیٹھیں, اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں, خاص طور پر اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں, اور جو ہمارے اپنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تو بہرحال ناظرین یہ تو خبریں تھیں, لیکن ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق چیف منسٹر آسام ہمنتا بسوا سرما کی بکواس سے ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمنتا بسوا سرما نے کس طرح کہا کہ میاں کی تباہی, میاں مسلمز کی تباہی میری ذمہ داری ہے, اور بی جے پی اور میں ان کی تباہی چاہتا ہوں. ان کا یعنی تباہی اور بربادی کی باتیں کر رہے تھے, اور عجیب و غریب انہوں نے اشتعال انگیزی کی تھی. حالانکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ چاہے کوئی بھی کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کیے نہ ہو, اگر وہ اشتعال انگیزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمنتا بسوا سرما مسلسل بکواس کیے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ ہے نہ کہ ہائی کورٹ ہے, کسی نے بھی اب تک وہ اس کے خلاف از خود نوٹس نہیں لی, یعنی سو موٹو ایکشن نہیں لیا. ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سابق IAS آفیسر ہے ہرش مندر, جنہوں نے گجرات کے خسائی کے خلاف بھی ایک مہم شروع کی تھی, گجرات کے خسائیوں کے خلاف بھی ایک مہم شروع کی تھی. ہرش مندر انہوں نے دہلی کے حوض خاص پولیس اسٹیشن میں ہمنتا بسوا سرما کے خلاف شکایت درج کروائی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے جواب میں ہمنتا بسوا سرما کا کہنا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا جو حوالہ دیا تھا, میاں کہا تھا, وہ دراصل بنگلہ دیش کے غیر قانونی تارکین وطن ہے, ان کا حوالہ دیا تھا. تو بہرحال اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے. جیسے ہی اب اس کے خلاف شکایتوں کا پٹورا کھلنے لگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا. آپ کو یہ بتا دیں کہ محمود مدنی جمعیت العلماء کے جو صدر ہیں, انہوں نے بھی ایک یعنی عدالت سے رجوع ہو کر اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ کس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں. اور ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق ایران سے ہے, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات چیت جاری ہے اور توقع ہے کہ جلد ایک اچھی ڈیل ہو جائے گی یا معاملت ہو جائے گی. لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی ہے تو حالات انتہائی خطرناک ہوں گے, سنگین ہوں گے. اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی. تو بہرحال اب اس کے جواب میں رہبر اعلیٰ ایران کے جو ہیں آیت اللہ علی خامنہ ای, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران میں تشدد برپا کیا گیا, احتجاجی مظاہرے کیے گئے, وہ دراصل بغاوت تھی اور اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں ڈر کے دھمکیاں مت دیں, بندر بھپکیاں نہ دیں, اور ہم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے, اور ایرانی قوم کسی سے نہیں ڈرے گی, اور اپنے ملک کی حفاظت کرے گی, اپنے قوم کی حفاظت کرے گی, اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گی. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے, آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران جس انداز میں ہندوستان کو انہوں نے مجبور کیا یا پھر ہندوستان نے حکمت عملی اختیار کی, یہ سب سے اہم سوال ہے. تو بہرحال اب دیکھنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے, خود ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں روس سے تیل نہیں خرید لوں گا, میں ایران کے سے تعلقات منقطع کر لوں گا, یعنی جو تعلقات ہیں پروجیکٹس ہیں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گا, اور برکس کے معاملات میں بھی دخل نہیں دوں گا, $500 ارب
डॉलर की सरमायाकारी करूँगा, तो ये क्या है, ये सोचने वाली बात है। और आप भी इस पर गौर कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक सोने की कीमत का सवाल है तो आपको बता दूं कि सोने की कीमत आज जो हुई है वो 1,57,350 रुपये फी तोला हो गई है। आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान सोने की कीमत किस तरह बुलंदियों पर पहुंच गई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आई है। फिर भी आज और कल में सोने की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ है। कल 1,56,000 कुछ चिल्लर इसकी कीमत थी, अब वो बढ़कर 1,57,000 हो गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबरें हमारे पास थी और हमने आपको इन खबरों से वाकिफ भी कराया है और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह मोहम्मद दीपक ने हिंदुस्तान में मोहब्बत की दीपक जलाई है और नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और ऐसे नौजवानों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान इस मामले में बहुत ही मुजरिमाना गफलत बरतते हैं। आपने देखा कि किस तरह गुजरात के खसाई को बेनकाब करने वाले संजीव भट्ट, साबिक IPS ओहदेदार, आज फिल वक्त उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और वो मुसलमानों की वजह से आज इस हालत पर पहुँचे हैं। लेकिन कोई भी उनकी ताईद व हिमायत में आगे नहीं आता। कम अज़ कम संजीव भट्ट की मदद के लिए तो हमें आगे आना चाहिए। जिन्होंने हमारी मदद की वो हमारे मोहसिन है और जो कोई अपने मोहसिन का एहसान नहीं मानता तो समझिए कि वो नाशुक्रा होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो अल्लाह का यानी अपने बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। बहरहाल अब देखना यह है कि एप्स्टीन की जो फाइल है 3 लाख से ज़ायद सफ़ात पर यह मुश्तमिल है। ये तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका के उसने ये जारी की है। अब देखना है कि कौन से मुल्क अमेरिका में सरमायाकारी के लिए फौरी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये फाइल्स निकलते रहेंगे और हुक्मरान हो या हुकूमतें हो वो अमेरिका से ताल्लुकात बनाए रखने में कामयाब रहेंगी। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।